नमस्कार गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिफेंटियासिस रोग, जिसे आप फाइलेरियसिस रोग के नाम से भी जानते हैं। गाइज, इसे हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव रोग। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एलिफेंटियासिस रोग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एलिफेंटियासिस रोग। हेडिंग क्या लगानी है भैया? एलिफेंटियासिस रोग। एलिफेंटियासिस डिसीज लिख सकते हो या फिर रोग लिख सकते हो आप, एक ही बात है। या फिर इससे बेटा फाइलेरियसिस रोग भी कहा जाता है। फाइलेरियसिस रोग या फाइलेरियसिस डिसीज हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव रोग। गाइज, आप सभी को पता है कि हम प्रोटोजोनल डिसीज पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो प्रोटोजोआ से होती है। तो नंबर 1 पर आपको यही याद रखना है कि बेटा ये एलिफेंटियासिस एक प्रोटोजोनल डिसीज है। एक प्रोटोजोनल डिसीज है, अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। होने वाली बीमारी है, या फिर आप मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। गाइज, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। उस चैप्टर का नाम क्या है भैया? उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज, अर्थात मानव रोग। गाइज, इस चैप्टर की 39 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 39। आज ये 40 नंबर की क्लास है। अगर इससे पहले कि आपने 39 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, इन पिछली 39 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिए है। बैक्टीरियल डिसीज दिख रहा है? हाँ, बैक्टीरियल डिसीज को हिंदी में कहा जाता है भैया जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बेटा हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, कोलेरा, प्लेग, पर्टुसिस। ये सभी की सभी बीमारियां बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे ही हमारा बैक्टीरियल डिसीज समाप्त हुआ था, फिर हमने स्टार्ट किया था वायरस डिसीज। हिंदी में कहा जाता है विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो वायरस के कारण होते हैं या विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग कहा जाता है। बात आती है कि ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो वायरस के कारण होते हैं, जैसे कि एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस। इसके अलावा भी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, निपाह वायरस, इबोला, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, रेबीज, सार्स। बेटा ये जितनी भी बीमारियां मैंने अभी आपको बोली है वो सभी ही बेटा वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके एक एक क्लास में। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था बेटा फंगल डिसीज। फंगल डिसीज यानी कि कवक जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो कवक के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग। कवक जनित रोगों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो कवक के कारण पैदा होते हैं, यानी कि कवक से होते हैं। जैसे कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म कहा जाता है बेटा दाद को। स्कैबिज जिसे कहा जाता है हिंदी में खाज। बाल्डनेस, गंजापन।
अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा रोग कहा जाता है, एथलीट फुट डिसीज या एथलीट फीट डिसीज बेटा जो रोग है वो भी एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है। तो ये 4-5 बीमारी जो है बेटा वो कवक से होने वाली बीमारी है। जैसे ही हमने कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था बेटा प्रोटोजोनल डिसीज। प्रोटोजोनल डिसीज अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वर्तमान के टाइम पे वो प्रोटोजोनल डिसीज ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैं आपको 2 प्रोटोजोनल डिसीज के बारे में पढ़ा चुका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिए हैं, वायरस डिसीज कंप्लीट कर लिए हैं, फंगल डिसीज कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो प्रोटोजोनल डिसीज पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। जब मैंने आपको फंगल डिसीज पढ़ाया था तो फंगल से होने वाली जितनी भी बीमारियां उन सभी बीमारियों के नाम लिखवाए थे। जब हमने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ा था तो बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं बेटा उन सभी बीमारियों के नाम मैंने आपको लिखवाए थे। वायरस डिसीज जब हमने पढ़ा था तो वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम हमने आपको लिखाए थे। अब प्रोटोजोनल डिसीज यानी कि जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है उन बीमारियों के नाम एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर आता है भैया मलेरिया। मलेरिया जो है बेटा ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है और इसके बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 2 पर आती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जिसे निद्राकारी रोग भी कहा जाता है। इन दोनों बीमारियों के बारे में बेटा हम पढ़ चुके जो कि प्रोटोजोआ से होती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एलिफेंटिएसिस रोग के बारे में। एलिफेंटिएसिस डिसीज या फिर जिसे कहा जाता है फाइलेरियसिस डिसीज, जिसे हिंदी में हाथी पांव रोग भी कहते हैं। नंबर 4 पर हम पढ़ने वाले हैं भैया कल काला आजार या इसे दमदम फीवर भी कहा जाता है। ये भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि जितने भी मैं आपको लिखा रहा हूं बेटा वो सभी प्रोटोजोनल डिसीज है। तो 4 बीमारियां हो गई जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। नंबर 5 पर आती है अमोबियासिस। अमोबियासिस डिसीज। नंबर 6 पर आती है डायरिया और नंबर 7 पर आता है पायरिया। डायरिया को आम भाषा में उल्टी में दस्त कहते हैं और जो पायरिया है बेटा इस पायरिया का संबंध हमारे दांतों से, इसमें मसूड़ों में खून आ जाता है, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने जो आपको 7 बीमारियां लिखाई है बेटा सातों के सातों ही बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसमें हम मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में आपको एलिफेंटिएसिस रोग के बारे में पढ़ाऊंगा। याद रहे यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो ये बताओ ये आपको समझ में आ गई ये कहानी यहाँ तक। अब हम एलिफेंटिएसिस डिसीज स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो, और भैया इनको नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे कि ये बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब क्लास शुरुआत करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बेटा मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूं। वो क्वेश्चन या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना होती है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। हर रोज 200 से 300 400 स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं देते हैं तो जाके दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ताकि
आपको बहुत फायदा मिल सके। समझदार हो। कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज पोस्ट डालता हूँ, दिन में एक पोस्ट जरूर आती है मेरी, किसी भी टाइम आ सकती है, उसका आंसर जरूर दिया करो। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह ही डालता हूँ। 1 फरवरी से रेलवे में जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। वो रेलवे की जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी हो, RPF हो, NTPC हो, LP टेक्नीशियन वाली हो, कोई सी भी एग्जाम हो, लोको पायलट वाली कोई सी भी हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए एक बैच लेके आ रहा हूँ बेटा। क्योंकि अब ALP वाली वैकेंसी आ गई है, लोको पायलट वाली, है कि नहीं है? तो अब हम बैच स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी से, तो उसमें आप जरूर जुड़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट तक कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके अलावा कुछ नहीं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमारा टाइम टू टाइम पहुंच सके, बस इतना ही और कुछ नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। इनको मैं मिटा दूं? ओके भैया। देखिए, एलिफेंटियासिस, इस रोग के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको इतना तो पता होगा कि इस रोग में जो रोगी होता है बेटा, उसका पैर सूज करके हाथी के पांव के समान हो जाता है, इसलिए इस रोग को हाथी पांव रोग कहा जाता है। मैंने क्या कहा? इस रोग में रोगी का पैर सूज करके हाथी के पांव के समान मोटा हो जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है? इसलिए इस रोग को बेटा हाथी पांव रोग कहा जाता है, जो कि बेटा एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, आइए हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बेटा आपकी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। बात आती है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है भैया, तो ध्यान से समझना। इधर देखो भैया, देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज सुबह ही मैंने एक बुक थी उसमें से निकाला है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रहे बेटा, एलिफेंटियासिस इंपॉर्टेंट डिसीज है, यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है बेटा वुचेरेरिया, वुचरेरिया ब्रोनकाप्टी, वुचरेरिया ब्रोनकाप्टी, वुचरेरिया ब्रोनकाप्टी बेटा उस प्रोटोजोआ का नाम है। ये बेटा प्रोटोजोआ का नाम है, ये भैया प्रोटोजोआ का नाम है। और इसी प्रोटोजोआ के कारण बेटा आपको एलिफेंटियासिस डिसीज यानी कि फाइलेरियसिस डिसीज से आप हिंदी में हाथी पांव रोग कहते हैं, इसी के कारण होता है बेटा आपको ये बीमारी। अब यहां पर आपको प्रोटोजोआ का नाम पता लग गया, तो बेटा आपको पैथोजन के बारे में भी पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में पैथोजन है क्या। इस पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है बेटा रोगजनक। क्या कहा जाता है? रोगजनक। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, और रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है बेटा वो होता है रोगजनक। इंग्लिश में से पैथोजन कहा जा सकता है। अब ये किस किस के कारण हमारे शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं? तो वायरस के कारण हो सकते हैं। कोई वायरस है जो बीमारी को जन्म दे सकता है, और जो बीमारी को जन्म देता है वही तो है रोगजनक, वही तो है पैथोजन। तो कोई वायरस हो सकता है पैथोजन, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। तो याद रहे, कोई वायरस हो सकता है, कौन? पैथोजन। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है या फंगस हो सकता है, या फिर कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। तो भैया अगर आपसे एलिफेंटियासिस डिसीज है, जो फाइलेरियसिस रोग है बेटा, या डिसीज है, या हाथी पांव रोग है, अगर इसके पैथोजन का नाम पूछे बेटा, तो पैथोजन का नाम क्या होगा बेटा? वुचरेरिया ब्रोनकाप्टी, वुचरेरिया ब्रोनकाप्टी होगा भैया। क्या होगा? वुचरेरिया ब्रोनकाप्टी होगा भैया, हाथी पांव रोग के पैथोजन का या रोगजनक का नाम पूछे तो। क्योंकि मैंने कहा कि रोगजनक क्या है, जो बीमारी को जन्म देता है वो ही रोगजनक है। तो वायरस के कारण बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण बीमारी हो सकती है, कोई फंगस के कारण बीमारी हो सकती है, कोई कवक के कारण बीमारी हो सकती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। एक महत्वपूर्ण सूचना, सॉरी महत्वपूर्ण बात है, सोचना नहीं,
याद रहे ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, ये पैथोजन का नाम। दूसरा है वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है भैया आज की क्लास का। वाहक, ये क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। वाहक होता है जो बीमारी को फैलाता है, जो रोगों को फैलाता है। एक बार आपसे एसएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको हर रोज बताता हूं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर। अब ये जो रोग है बेटा, इस रोग को फैलाने वाला यानी कि इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित करने वाला कौन है? तो बेटा एक मच्छर है जो इस बीमारी को फैलाता है, जिसके कारण आपको ये बीमारी होती है भैया। और उस मच्छर का नाम क्या है? उस मच्छर का नाम क्या है भैया? तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या नाम है बेटा? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या नाम है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसी मच्छर के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है। अगर आप हमारी शॉर्ट वीडियो देखते हो, मैं अब 1-2 दिन से शॉर्ट वीडियो डालने लग गया, अगर आप हमारी शॉर्ट वीडियो देखते हो बेटा, तो उन शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि भैया फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, फीमेल एडिज इजिप्टी मॉस्किटो यानी कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, मादा एनफ्लिज मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसलिए भैया शॉर्ट वीडियो भी देखा करो, वहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो मच्छर से बेटा जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस डिसीज, फाइलेरियासिस डिसीज। एक बार आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाथी पांव रोग है या एलिफेंटियासिस डिसीज है बेटा, इसके वाहक, इसके वेक्टर का नाम क्या है, इसके वाहक का नाम क्या है? तो बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। क्या है भैया? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। याद रहे, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस। और फीमेल एनफ्लिज मॉस्किटो से यानी कि मादा एनफ्लिज मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? तो भैया मलेरिया होता है। इस बात का आपको याद रखना है। 11 नवंबर को एलिफेंटियासिस डे मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एलिफेंटियासिस डे कब मनाया जाता है, तो बेटा 11 नवंबर को एलिफेंटियासिस डे मनाया जाता है। मैं आपको फिर बता देता हूं, 11 नवंबर को एलिफेंटियासिस डे मनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं, एलिफेंटियासिस डे। एलिफेंटियासिस डे कब मनाया जाता है भैया? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। कोई परेशानी किसी को नहीं। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इस बीमारी में? सिम्टम्स। याद रहे बेटा, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। शुरुआती लक्षण आपको बुखार आएगा, पूरे बदन में दर्द रहेगा। जो पुरुष होता है बेटा, उस पुरुष के जननांगों के बीच, जननांगों के आसपास का जो एरिया है बेटा, उसमें दर्द या फिर सूजन रहता है। ये इसके शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा बेटा और देखिए, इसमें रोगी का एक पैर सूजकर हाथी के पांव के समान हो जाता है। हाथी के पांव के समान हो जाता है। इसलिए बेटा इस रोग को हाथी पांव रोग कहा जाता है। इसलिए इस रोग को एलिफेंटियासिस डिसीज कहा जाता है। इसमें रोगी का एक पैर सूज करके बेटा हाथी के पांव के समान हो जाता है। अगर आपको रोगी दिख जाए जिसका एक पैर हाथी के पैर के समान सूजा हुआ है, तो बेटा आप खटाक से पहचान सकते हो इसका रोगी को, क्योंकि वो अलग ही दिखता है, वो दुनिया से अलग ही दिखता है। उसका जो एक पैर होता है बेटा बहुत मोटा होता है, हाथी के पैर के समान बेटा सूज करके बहुत मोटा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है बेटा कि इस रोग में सिर्फ एक पैर ही सूजता है। ये फिक्स नहीं है कि इस रोग में बेटा एक पैर ही सूजता है, नहीं, हाथ में भी सूजन आ सकता है और अंडकोश में भी सूजन आ सकता है
और बात करें तो स्तन में भी सूजन आ सकता है और बेटा पैर में भी सूजन आ सकता है। इन सभी चीजों में सूजन आ सकता है, यानी कि शरीर के इन अंगों में भी सूजन आ सकता है इस रोग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया। इस रोग में ब्लड में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तंत्रिका तंत्र भी थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्या ये रोग भैया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है या नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल है ये। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, यानी कि इसके पैथोजन यानी कि रोगजनक का नाम क्या है? तो बुचरेरिया ब्रोनकार्डिटिस के पैथोजन का या प्रोटोजोआ का या रोगजनक का नाम है। तीसरा पूछा जाता है कि ये बीमारी किससे फैलती है, इसका वेक्टर क्या है? तो याद रखना है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटा है। इसका जो मुख्य लक्षण है वो आपको याद रखना है, और ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बेटा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि मानव रोग वाला ये जो चैप्टर है, हम ये जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने इस चैप्टर में 40 क्लास आज कंप्लीट कर ली है। तो बहुत सारा ऑप्शन होते हैं बेटा एग्जामिनर के पास में, तो ज्यादा अंदर से नहीं पूछता आपसे क्वेश्चन। जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक करके बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली इन बीमारियों को भी हम जल्दी ही समाप्त कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, आपके छोटे भाई के लिए जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।